नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के तीसरे चैप्टर के बारे में। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 3, लोग क्यों खरीदते हैं, लक्ष्य हैं और मैं अपने ज्ञान के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ उपाय का अनुसरण करता हूं, तो हर चीज सही हो जाती है। अगर मैं सही चीज करता हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं सफल होने वाला हूं। गैलीलियो गैलीली। कोई आपका प्रोडक्ट या सेवा क्यों खरीद सकता है, इसके बहुत से कारण होते हैं। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि लोग आपके नहीं, उनके कारणों से खरीदते हैं। नौसिखिए सेल्स पीपल एक बहुत बड़ी गलती यह करते हैं कि वे ग्राहक को अपने कारणों से बेचना चाहते हैं, उन कारणों से नहीं जो ग्राहक को सचमुच कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हों। बेचने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वह अनिवार्य कदम होता है जिस पर बिक्री की पूरी प्रक्रिया निर्भर करती है। यह अनिवार्य कदम है अपने प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को सटीकता से पहचानने की आपकी योग्यता। चाहे जितना समय लगे, चाहे जितने सवाल पूछना जरूरी हो, सारे जतन करें, लेकिन सटीकता से पता लगा लें कि इस खास प्रोस्पेक्ट को इस समय आपका प्रोडक्ट या सेवा खरीदने की जरूरत क्यों है। यदि आप प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को सटीकता से नहीं पहचान पाएंगे, तो बिक्री की पूरी प्रक्रिया ही थम जाएगी। बुनियादी प्रेरणा। बुनियादी सिद्धांत यह है कि किसी न किसी तरह की बेहतरी हर मानवीय कार्य का लक्ष्य है। लोग प्रोडक्ट और सेवाएं इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि वह प्रोडक्ट या सेवा बिल्कुल न खरीदना या किसी दूसरे से खरीदना उतना लाभकारी नहीं होगा जितना कि आपसे खरीदना होगा। वे यह महसूस करते हैं कि आपसे वह प्रोडक्ट या सेवा खरीदना उनके लिए सबसे अच्छा सौदा है। बिक्री के हर प्रस्ताव पर हर ग्राहक के सामने 3 विकल्प होते हैं। वह आपसे खरीद सकता है, वह किसी दूसरे से खरीद सकता है, या वह इस वक्त बिल्कुल भी नहीं खरीदता है। आपका काम ग्राहक को समझ के इस बिंदु तक लाना है कि उसे आपके प्रोडक्ट की इतनी ज़रूरत है कि वह खरीदारी के प्रतिरोध से उबर जाए, जो बिक्री को पटरी से उतार सकता है। इसके अलावा आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपके प्रोडक्ट के बिना ग्राहक की स्थिति बदतर होगी, जबकि आपके प्रोडक्ट या सेवा के साथ वह बहुत बेहतर स्थिति में होगा। ध्यान रखें, यह उपयोगिता या लाभ में सिर्फ छोटी मोटी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट के कामकाज या जीवन में सुधार इतना ज्यादा होना चाहिए कि वह धनराशि तर्कसंगत साबित हो जो आप उससे ले रहे हैं, साथ ही समय और ऊर्जा की वह मात्रा भी तर्कसंगत साबित हो जो आपके समाधान को अपनाने में लगेगी। सबसे बड़ी उपयोगिता। लोग स्वतंत्रता को हमारे समाज के अन्य लाभों से ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। जब उनके पास पैसा होता है तो वे कुछ हद तक स्वतंत्र महसूस करते हैं। उनके पास विकल्प और चयन होते हैं। वे बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। स्वतंत्रता की यह इच्छा एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग अपने पैसे से दूर होने में हिचकिचाते हैं, कारण चाहे जो भी हो। यदि कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कोई भी चीज खरीदता है तो वह उस स्वतंत्रता को थोड़ा बहुत गंवा देता है जो उसके पास आपको पैसा देने से पहले थी। अगर वह आपसे कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है जिससे वह संतुष्ट नहीं होता, तो स्थिति और खराब हो जाती है। अब उसके पास पैसा भी नहीं बचा है और वह प्रोडक्ट के साथ अटक भी गया है। चूंकि हर प्रोस्पेक्ट को यह अनुभव एक से ज्यादा बार हुआ है, इसलिए वह खरीदने का एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध हमेशा करता है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। अर्थशास्त्री संतुष्टि की इकाइयों की बात करते हैं। वे मानते हैं कि अलग अलग कार्य किसी व्यक्ति को संतुष्टि की अलग अलग मात्रा देते हैं। प्रोस्पेक्ट खरीदारी के हर निर्णय में संतुष्टि की अधिकाधिक संभव इकाइयां पाना चाहता है। वह शारीरिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से और यहां तक कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहतर स्थिति में पहुंचना चाहता है। वह कई पहलुओं में संतुष्ट होना चाहता है। आपका प्रोडक्ट जितने ज्यादा तरीकों से ग्राहक को खुश और संतुष्ट कर सकता है, उसे खरीदना ग्राहक के लिए उतना ही ज्यादा आसान होता है। भावनात्मक मूल्य। हर व्यक्ति की खरीदारी की प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। बिक्री मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक का लेना देना उससे होता है जिसे साइकिक या भावनात्मक मूल्य कहा जाता है।
ये अदृश्य अमूर्त मूल्य होते हैं जो किसी प्रोडक्ट या सेवा से जुड़ जाते हैं और जिनकी वजह से वह प्रोडक्ट या सेवा ग्राहक को ज्यादा मूल्यवान दिखती और महसूस होती है। मिसाल के तौर पर, जब सेल्स पीपल ग्राहक को खरीदने के लिए राजी करते हैं तो वे अक्सर उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि उनका प्रोडक्ट या सेवा बाजार में सर्वश्रेष्ठ संभव दाम पर बेची जा रही है। लेकिन प्रायः प्रोस्पेक्ट को दाम की कम, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी के नाम या प्रतिष्ठा की ज्यादा चिंता होती है। वह कोई ऐसी चीज खरीदना ज्यादा पसंद करेगा जो ज्यादा विश्वसनीय हो, भले ही वह ज्यादा महंगी हो। अगर प्रोस्पेक्ट के लिए विश्वसनीयता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जब सेल्स पर्सन किसी अनजान प्रोडक्ट या सेवा की कम लागत पर जोर देता है, तो वह दरअसल बिक्री करने की अपनी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरे कैसा महसूस करते हैं? लोग अपने कामकाजी या घरेलू परिवेश में दूसरों की धारणाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब भी कोई किसी चीज को खरीदने पर विचार करता है, तो वह इस बारे में सोचता है कि दूसरे लोग इसे खरीदने के निर्णय पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी आलोचना हो। यदि प्रोस्पेक्ट को कोई खास चीज खरीदने पर अपने बॉस या जीवनसाथी की आलोचना का डर या आशंका हो, तो वह उस खरीदारी को करने से पूरी तरह बचेगा। भाव और गुणवत्ता। ज्यादातर सेल्स पीपल भाव और गुणवत्ता शब्दों को तोते की तरह रटते रहते हैं, मानो वे किसी चीज को खरीदने के सबसे दमदार कारण हों। आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहक यह मानकर चलता है कि आपके प्रोडक्ट या सेवा का भाव अच्छा है और यह पर्याप्त रूप से अच्छी गुणवत्ता का है, वरना यह बाजार में उपलब्ध ही नहीं होता। प्रोस्पेक्ट को यह बताना कि उसे आपका प्रोडक्ट आपके भाव और गुणवत्ता की वजह से खरीदना चाहिए, ये कहने जैसा होता है कि उसे आपका प्रोडक्ट या सेवा इसलिए खरीद लेना चाहिए क्योंकि आप इसे उसके घर पहुंचा देंगे। ये तो खरीदने का कोई कारण नहीं है। आवश्यकताओं को पहचानना। पेशेवर बिक्री आवश्यकता विश्लेषण से शुरू होती है। दरअसल आप तब तक बेचने की स्थिति में ही नहीं होते हैं जब तक कि आप पर्याप्त प्रश्न न पूछ लें और जवाबों को पर्याप्त गौर से न सुन लें। इससे आप प्रोस्पेक्ट की उस सबसे गहरी आवश्यकता को समझने में सक्षम बनते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सेवा से संतुष्ट हो सकती है। एक बार ग्राहक की मुख्य आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझ लेने के बाद आप अपनी प्रस्तुति को इस तरह ढाल सकते हैं कि ग्राहक के सामने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित कर सकें कि आपसे खरीदने पर उसकी वह आवश्यकता पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। करता है बनाम है। शायद आवश्यकता विश्लेषण का सबसे प्रमुख फर्क इसके बीच है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या करता है। ज्यादातर सेल्स पीपल इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उसे कैसे बनाया जाता है और उसके डिजाइन और उत्पादन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फलस्वरूप, जब वे किसी प्रोस्पेक्ट के साथ होते हैं तो इन्हीं चीजों की बात करते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्ट को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट क्या है। उसे तो सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्या करेगा। हर ग्राहक का प्रिय रेडियो स्टेशन WIIFM होता है, इसमें मेरे लिए क्या है। लेकिन प्रोस्पेक्ट को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं होती कि आपका प्रोडक्ट क्या है। उसे तो सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्या करेगा। यहाँ ये तय करने का एक सरल तरीका है कि आपका प्रोडक्ट आपके ग्राहक के लिए क्या करता है। एक पाइपलाइन की कल्पना करें। पाइपलाइन के एक सिरे से आपका प्रोडक्ट या सेवा जाती है, बिक्री से डिलीवरी तक और डिलीवरी से ग्राहक द्वारा वास्तविक उपयोग तक। पाइपलाइन के दूसरे सिरे पर बाल्टी में गिरने वाली चीज वह है जो आपका प्रोडक्ट ग्राहक के जीवन या कामकाज को बेहतर बनाने के लिए करता है। आपका काम स्पष्टता से यह पहचानना है कि आप जो बेच रहे हैं उसे खरीदने के बाद ग्राहक की बाल्टी में क्या पहुंचता है। भावनात्मक बनाम व्यवहारिक कारण। मिसाल के तौर पर, कुछ लोग जीवन बीमा बेचते समय इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिस्पर्धी पॉलिसियों की तुलना में उनका भाव कितना कम है, उनकी कंपनी का आकार और प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा है, मासिक भुगतान कितना आसान है और जीवन बीमा वित्तीय नियोजन में क्या भूमिका निभाता है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे किसी ग्राहक के जीवन बीमा खरीदने के मूल कारण नहीं हैं। ग्राहक तो इसे मुख्यतः मन की शांति के लिए खरीदता है। देश के शीर्षस्थ जीवन बीमा एजेंटों में से एक ने मुझे बताया कि जब वह नए प्रोस्पेक्ट से मिलता है तो उसके पास एक बहुत सरल सवाल होता है। वह पूछता है, अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आप अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी महसूस करते हैं? यदि कोई ग्राहक इस सवाल पर तुरंत हाँ नहीं कहता है, तो वह उसे जीवन बीमा के महत्व का विश्वास दिलाने में आगे समय बर्बाद नहीं करता है। वह जानता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत जिम्मेदार महसूस नहीं करता है,
तो वह दुर्घटना की स्थिति में उनकी खातिर पैसा छोड़ने के लिए बीमा नहीं कराएगा। इसी तरह आप भी ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट जिस भावनात्मक आवश्यकता को संतुष्ट करता है, क्या वह आपके ग्राहक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वह उसे खरीद लेगा, बशर्ते आप उसे यह विश्वास दिला सकें कि वह आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी। आपके चुने हुए सवाल ही प्रायः आवश्यकताओं को सही तरीके से पहचानने की कुंजी हैं। दो प्रमुख प्रेरणाएं होती हैं, लाभ की इच्छा और नुकसान का डर। लोग जब खरीदते हैं तो लाभ की इच्छा से खरीदते हैं। लोग जब नहीं खरीदते हैं तो नुकसान के डर से नहीं खरीदते हैं। पहली प्रेरणा यानी लाभ की इच्छा स्पष्ट रूप से यह है कि स्थिति बेहतर बनेगी और परिस्थितियों में किसी तरह का सुधार होगा। आपका पहला काम ये समझने में अपने ग्राहक की मदद करना है कि अगर वह आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है तो अभी की तुलना में उसका जीवन या कामकाज कितना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी प्रेरणा है नुकसान का डर। जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रोस्पेक्ट खरीदारी में गलती करने से घबराते हैं। वे इस बात से डरते हैं कि कहीं वे किसी ऐसी चीज में अटक न जाएं, जिसे वे नहीं चाहते, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, जिसका वे इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिसका वे खर्च नहीं उठा सकते। चूंकि यह उनके साथ पहले बहुत बार हो चुका है, इसलिए वे सावधान रहते हैं कि ऐसा कहीं अगली बार ना हो जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण खोज है। लाभ की इच्छा में 1.0 की प्रेरक शक्ति होती है, लेकिन नुकसान के डर में 2.5 की नकारात्मक प्रेरक शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, नुकसान का डर लाभ की इच्छा से 2.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग लाभों की प्रत्याशा में कोई चीज खरीदने के लिए उतने प्रेरित नहीं होते जितने तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि नहीं खरीदने पर वे कोई चीज गंवा देंगे। दोनों को प्रदर्शित करें। जाहिर है, सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रस्तुति प्रोस्पेक्ट को दिखाती है कि अगर वह खरीद लेता है तो वह कितनी बेहतर स्थिति में होगा, और साथ ही साथ अगर वह नहीं खरीदता है तो वह कितनी बदतर स्थिति में होगा। मिसाल के तौर पर, कोई कार बेचते समय आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह कितनी शानदार है, यह कितनी सुंदर है और यह कितनी अच्छी तरह चलती है। अगर प्रोस्पेक्ट कार को पसंद करता है लेकिन फिर भी झिझकता है, तो आप संकेत कर सकते हैं कि यह आखिरी कार बची है और अगली कार कम से कम 2 महीने बाद ही मिल पाएगी, या ये कार इतनी कम कीमत पर आखिरी बार बेची जाएगी। जो ग्राहक खरीदने को लेकर असमंजस की स्थिति में था, वह अक्सर तुरंत खरीदने का निर्णय ले लेगा जब उसे यह आशंका नजर आएगी कि उसे यह कार वर्तमान कीमत पर नहीं मिल पाएगी या मिल ही नहीं पाएगी। क्या आप विश्वसनीय हैं? विश्वसनीयता आपकी बिक्री प्रस्तुति की सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता है। चाहे आपको कितना ही विश्वास हो कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन काम करेगा, लेकिन ग्राहक के मन में अब भी शंका रहेगी। आपका काम अपनी विश्वसनीयता को इस बिंदु तक बढ़ाना है कि ग्राहक के मन में आगे बढ़ने में कोई शंका या अनिच्छा न रहे। बस कल्पना करें, अगर किसी प्रोस्पेक्ट को पूरा विश्वास हो जाए कि वह आपका प्रोडक्ट खरीदने पर कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, और अगर उसे पूरा विश्वास हो जाए कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के पीछे 100% खड़े हैं, तो कोई चीज नहीं है जो उसे खरीदने से रोक पाए। अपनी विश्वसनीयता को इस बिंदु तक बढ़ाना ही बिक्री की प्रक्रिया में आपका मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि आप ग्राहक की आवश्यकताओं को सटीकता से पहचान लें। ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति आग्रह करना। हर ग्राहक की कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जो उसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनमें खरीदने का कदम भी शामिल है। आप जिस भी ग्राहक से बात करें, आपको उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पहचान लेना चाहिए जिन्हें आपका प्रोडक्ट या सेवा संतुष्ट कर सकती हो। फिर आपको उसे पूरा विश्वास दिलाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सेवा उसकी इस खास आवश्यकता को इतनी अच्छी तरह संतुष्ट करेगी जितनी कि इस समय या इस भाव पर बाजार में उपलब्ध कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। 1. धन। हर कोई ज्यादा पैसे चाहता है। यह एक बुनियादी आवश्यकता है। पैसा ही संसार को चलाता है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सेवा का संबंध इस बात से जोड़ेंगे कि इससे ग्राहक पैसे कमा या बचा सकता है, तो आप उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर लेंगे। 2. सुरक्षा। हर व्यक्ति में सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त पैसा होगा तो वे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। हालांकि पैसा कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत जिम्मेदार महसूस नहीं करता है, तो वह दुर्घटना की स्थिति में उनकी खातिर पैसा छोड़ने के लिए बीमा नहीं कराएगा। इसी तरह आप भी ऐसे ही सवाल पूछ सकते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि आपका प्रोडक्ट जिस भावनात्मक आवश्यकता को संतुष्ट करता है,
क्या वह आपके ग्राहक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वह उसे खरीद लेगा, बशर्ते आप उसे यह विश्वास दिला सकें कि वह आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी। आपके चुने हुए सवाल ही प्रायः आवश्यकताओं को सही तरीके से पहचानने की कुंजी हैं। दो प्रमुख प्रेरणाएं। दो प्रेरणाएं होती हैं, लाभ की इच्छा और नुकसान का डर। लोग जब खरीदते हैं तो लाभ की इच्छा से खरीदते हैं। लोग जब नहीं खरीदते हैं तो नुकसान के डर से नहीं खरीदते हैं। पहली प्रेरणा यानी लाभ की इच्छा स्पष्ट रूप से यह है कि स्थिति बेहतर बनेगी और परिस्थितियों में किसी तरह का सुधार होगा। आपका पहला काम ये समझने में अपने ग्राहक की मदद करना है कि अगर वह आपका प्रोडक्ट खरीद लेता है तो अभी की तुलना में उसका जीवन या कामकाज कितना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरी प्रेरणा है नुकसान का डर। जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्रोस्पेक्ट खरीदारी में गलती करने से घबराते हैं। वे इस बात से डरते हैं कि कहीं वे किसी ऐसी चीज में अटक न जाएं, जिसे वे नहीं चाहते, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, जिसका वे इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिसका वे खर्च नहीं उठा सकते। चूंकि यह उनके साथ पहले बहुत बार हो चुका है, इसलिए वे सावधान रहते हैं कि ऐसा कहीं अगली बार ना हो जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण खोज है। लाभ की इच्छा में 1.0 की प्रेरक शक्ति होती है, लेकिन नुकसान के डर में 2.5 की नकारात्मक प्रेरक शक्ति होती है। दूसरे शब्दों में, नुकसान का डर लाभ की इच्छा से 2.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग लाभों की प्रत्याशा में कोई चीज खरीदने के लिए उतने प्रेरित नहीं होते जितने तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि नहीं खरीदने पर वे कोई चीज गंवा देंगे। दोनों को प्रदर्शित करें। जाहिर है, सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रस्तुति प्रोस्पेक्ट को दिखाती है कि अगर वह खरीद लेता है तो वह कितनी बेहतर स्थिति में होगा, और साथ ही साथ अगर वह नहीं खरीदता है तो वह कितनी बदतर स्थिति में होगा। मिसाल के तौर पर, कोई कार बेचते समय आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह कितनी शानदार है, यह कितनी सुंदर है और यह कितनी अच्छी तरह चलती है। अगर प्रोस्पेक्ट कार को पसंद करता है लेकिन फिर भी झिझकता है, तो आप संकेत कर सकते हैं कि यह आखिरी कार बची है और अगली कार कम से कम 2 महीने बाद ही मिल पाएगी, या ये कार इतनी कम कीमत पर आखिरी बार बेची जाएगी। जो ग्राहक खरीदने को लेकर असमंजस की स्थिति में था, वह अक्सर तुरंत खरीदने का निर्णय ले लेगा जब उसे यह आशंका नजर आएगी कि उसे यह कार वर्तमान कीमत पर नहीं मिल पाएगी या मिल ही नहीं पाएगी। क्या आप विश्वसनीय हैं? विश्वसनीयता आपकी बिक्री प्रस्तुति की सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य आवश्यकता है। चाहे आपको कितना ही विश्वास हो कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन काम करेगा, लेकिन ग्राहक के मन में अब भी शंका रहेगी। आपका काम अपनी विश्वसनीयता को इस बिंदु तक बढ़ाना है कि ग्राहक के मन में आगे बढ़ने में कोई शंका या अनिच्छा न रहे। बस कल्पना करें, अगर किसी प्रोस्पेक्ट को पूरा विश्वास हो जाए कि वह आपका प्रोडक्ट खरीदने पर कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, और अगर उसे पूरा विश्वास हो जाए कि आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के पीछे 100% खड़े हैं, तो कोई चीज नहीं है जो उसे खरीदने से रोक पाए। अपनी विश्वसनीयता को इस बिंदु तक बढ़ाना ही बिक्री की प्रक्रिया में आपका मुख्य उद्देश्य है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि आप ग्राहक की आवश्यकताओं को सटीकता से पहचान लें। ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति आग्रह करना। हर ग्राहक की कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं होती हैं जो उसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिनमें खरीदने का कदम भी शामिल है। आप जिस भी ग्राहक से बात करें, आपको उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पहचान लेना चाहिए जिन्हें आपका प्रोडक्ट या सेवा संतुष्ट कर सकती हो। फिर आपको उसे पूरा विश्वास दिलाना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट या सेवा उसकी इस खास आवश्यकता को इतनी अच्छी तरह संतुष्ट करेगी जितनी कि इस समय या इस भाव पर बाजार में उपलब्ध कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। 1. धन। हर कोई ज्यादा पैसे चाहता है। यह एक बुनियादी आवश्यकता है। पैसा ही संसार को चलाता है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सेवा का संबंध इस बात से जोड़ेंगे कि इससे ग्राहक पैसे कमा या बचा सकता है, तो आप उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर लेंगे। 2. सुरक्षा। हर व्यक्ति में सुरक्षा की बुनियादी आवश्यकता होती है। ज्यादातर लोग महसूस करते हैं कि अगर उनके पास पर्याप्त पैसा होगा तो वे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। हालांकि पैसा मुश्किल और भावहीन है, लेकिन सुरक्षा की आवश्यकता भावपूर्ण और व्यक्तिगत है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे आपके प्रोडक्ट या सेवा के मालिक बनने तथा उपयोग करने के फलस्वरूप भावना का पूर्वानुमान लगाते हैं। अगर आप बिक्री करना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक पूर्वानुमान के एहसास को प्रेरित करना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की विशेषताओं या फायदों के कारण ग्राहक उतना नहीं खरीदेगा, वह तो उस खुशी या संतुष्टि की भावना की कल्पना की वजह से खरीदेगा जो उसे प्रोडक्ट खरीदने पर मिलने की उम्मीद है।
सुरक्षा की आवश्यकता, चाहे यह वित्तीय हो, भावनात्मक हो या शारीरिक हो, खुद के लिए और हमारे परिवार के लिए इतनी गहरी और प्रबल आवश्यकता है कि ज्यादा सुरक्षा का कोई भी आग्रह प्रोस्पेक्ट की रुचि को जगा देगा। जिस तरह कोई भी कभी महसूस नहीं करता कि उसके पास बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, उसी तरह बहुत कम लोग महसूस करते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा सुरक्षा है। वे हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। सुरक्षा प्रोडक्ट और सेवाएं। आज नेट सर्वरों और कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा सेवाओं या उपकरणों का बाजार बढ़ रहा है। होम सिक्योरिटी सिस्टम अरबों डॉलर का उद्योग बन चुके हैं। दुर्घटनाओं या अप्रत्याशित विपत्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के बीमे हर साल खरबों डॉलर के बिकते हैं। जब भी आप किसी ग्राहक को यह दिखा देते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा लेने के बाद वह ज्यादा सुरक्षित रह सकता है, तो आप उसके मन में खरीदने की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं। 3. पसंद किया जाना। हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे उसे पसंद करें। हमें इस बात की गहरी जरूरत होती है कि हमारे आसपास के लोग हमें स्वीकार करें और हमारा सम्मान करें। हम अपने मित्रों, पड़ोसियों और साथियों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। इससे हमारी सामूहिकता और आत्म महत्व की गहरी आवश्यकता संतुष्ट होती है। आपका प्रोडक्ट या सेवा ये कैसे कर सकता है कि इसकी वजह से दूसरे लोग आपके प्रोस्पेक्ट को ज्यादा पसंद करने लगें या ज्यादा सम्मान देने लगें। 4. ओहदा और प्रतिष्ठा। ओहदा या व्यक्तिगत प्रतिष्ठा लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली प्रेरणा है। हम महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सम्मान दें और हमारी संपत्तियों या उपलब्धियों की प्रशंसा करें। जब आप किसी घड़ी के लिए $50 देते हैं, तो आप समय बताने वाला यंत्र खरीद रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको दिन भर समय बताती रहती है। लेकिन जब आप घड़ी के लिए $50 से ज्यादा देते हैं, तो आप एक आभूषण खरीद रहे हैं। आप एक व्यक्तिगत आभूषण खरीद रहे हैं, जो दूसरे लोगों को सूक्ष्म तरीके से बताता है कि आप सफल हैं। शायद सभी आवश्यकताओं में सबसे गहरी आवश्यकता यह है कि हम महत्वपूर्ण, मूल्यवान, सार्थक महसूस करना चाहते हैं, अपनी नज़रों में भी और दूसरे लोगों की नज़रों में भी। जब आप अपने प्रोडक्ट का प्रस्ताव इस तरह तैयार करते हैं कि यह सामने वाले के ओहदे, सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ा दे, तो आप इस गहरी मानवीय आवश्यकता को स्पर्श करते हैं और प्रायः खरीदारी की इच्छा को सक्रिय कर सकते हैं। भावनाएं मूल्यांकनों को विकृत कर देती हैं। जब आप किसी बुनियादी भावना के प्रति आग्रह कर सकें, तो आप खरीदने की इतनी गहरी इच्छा को सक्रिय कर सकते हैं कि दाम की चिंता दूसरे स्थान पर आ जाती है या पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाती है। मिसाल के तौर पर, यह प्रदर्शित हो चुका है कि जो लोग किसी खास युवती या महिला को रूमानी कारणों से प्रभावित करने के लिए बेताब होते हैं, वे व्यय संबंधी तार्किक निर्णय लेने की लगभग सारी योग्यता गंवा देते हैं। इसीलिए जब वे प्रेम या हसरत के प्रबल भावों के प्रभाव में होते हैं, तो बिना सोचे समझे महंगे आभूषण, परफ्यूम, उपहार, गुलदस्ते और दीगर महंगे सामान खरीद लेते हैं। 5. स्वास्थ्य और फिटनेस। हर कोई लंबे समय तक जीना चाहता है और बेहतरीन सेहत का आनंद लेना चाहता है। अर्थशास्त्री भविष्यवाणी करते हैं कि विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट और शारीरिक फिटनेस उपकरण जैसे स्वास्थ्य प्रोडक्ट अगला $1 ट्रिलियन उद्योग बनने वाले हैं। हम सभी ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं और छरहरे व फिट बनना चाहते हैं। हम ऊर्जा के उच्च स्तर भी चाहते हैं, और हम ये स्वास्थ्य संबंधी लाभ अपने परिवार के लिए भी चाहते हैं। फलस्वरूप, हम उन प्रोडक्ट या सेवाओं के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें ज्यादा छरहरा, ज्यादा ऊर्जावान और पूर्ण स्वस्थ बना दें। अगर आपका प्रोडक्ट आपके प्रोस्पेक्ट की शारीरिक गुणवत्ता को किफायती तरीके से बढ़ा सकता है, तो जो लोग ज्यादा थकते हैं, मोटे हैं या दर्द से परेशान हैं, वे आपसे बात करने में बहुत रुचि लेंगे। 6. प्रशंसा और मान्यता। सभी लोगों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हमारी उपलब्धियों को श्रेय और मान्यता मिले। जैसा अब्राहम लिंकन ने कहा था, हर व्यक्ति प्रशंसा को पसंद करता है। आत्म गौरव की एक परिभाषा है, व्यक्ति किस सीमा तक प्रशंसनीय महसूस करता है। फलस्वरूप, जब भी किसी को अपनी छोटी या बड़ी उपलब्धि पर प्रशंसा और मान्यता मिलती है, तो वह अपने बारे में बेहतर और ज्यादा खुश महसूस करता है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को इस तरह पेश कर सकें कि सामने वाले को महसूस हो कि इसका उपयोग करने से उसे ज्यादा मान्यता या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो आप खरीदने की इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं। चूंकि प्रशंसा सभी लोगों की सबसे गहरी भावनात्मक आवश्यकता आत्म गौरव को पोषण देती है, इसलिए जब आपके प्रोस्पेक्ट को यह विश्वास हो जाता है कि उसे आपके प्रोडक्ट या सेवा के इस्तेमाल से ज्यादा प्रशंसा या मान्यता मिलेगी, तो दाम को लेकर उसका प्रतिरोध काफी कम हो जाता है।
जब आपके प्रोस्पेक्ट को यह विश्वास हो जाता है कि उसे आपके प्रोडक्ट या सेवा का इस्तेमाल से ज़्यादा प्रशंसा या मान्यता मिलेगी, तो दाम को लेकर उसका प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है। 7. शक्ति, प्रभाव और लोकप्रियता। कई आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट उन्हें संतुष्ट करेगा। लोग शक्ति और प्रभाव चाहते हैं, इसलिए वे ऐसे प्रोडक्ट या सेवाएं खरीद लेंगे जिनसे उन्हें ज़्यादा शक्ति और प्रभाव मिल सके। लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें पसंद करें। जब आपका प्रोडक्ट या सेवा किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावी और लोकप्रिय बनाने की पेशकश करती है, तो ये खरीदारी की इच्छा को जगा देती है। 8. क्षेत्र में अग्रणी बनना। हमारी एक और बहुत गहरी आवश्यकता इच्छा यह है कि हमें नवीनतम ज्ञान से संपन्न माना जाए। हम आधुनिक दिखना चाहते हैं। हम अपने कामकाजी और सामाजिक समूह में लीडर और अगुवा बनना चाहते हैं। कई लोग आपके प्रोडक्ट या सेवा को सिर्फ इसलिए खरीद लेंगे क्योंकि यह बाजार में आने वाला सबसे नया प्रोडक्ट है। वे बाकी लोगों से आगे रहना चाहते हैं। वे इसे खरीदने और सबके सामने शान झाड़ने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं। ऐसे खरीदारों को शुरुआती अनुकूलक कहा जाता है। वे बाजार के 5 से 10% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रोडक्ट या सेवा को किसी दूसरे कारण के बजाय सिर्फ इस कारण खरीदेंगे कि यह नया और अलग है। जब आप किसी रुचि लेने वाले प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, आप अपने उद्योग में पहले व्यक्ति होंगे जिसके पास ये होगा, या आप अपने इलाके में पहले व्यक्ति होंगे जिसके पास ये होगा, तो आप शुरुआती अनुकूलकों के दिल में खरीदारी की इच्छा तुरंत उत्पन्न कर सकते हैं। 9. प्रेम और साहचर्य। आज इंटरनेट डेटिंग सेवाओं के लाखों सदस्य हैं जो समान व्यक्तित्व वाले लोगों को मिलाने का काम करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग साहचर्य और अच्छे संबंधों के भूखे होते हैं। लोग बहुत भारी तादाद में क्लबों और एसोसिएशनों की सदस्यता लेते हैं जहां वे दूसरे लोगों से मिल सकें, खास तौर पर विपरीत लिंग वाले लोगों से। प्रेम और साहचर्य की इच्छा सामाजिक गतिविधियों की मूल प्रेरणा है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को इस तरह पेश कर सकें कि यह प्रोस्पेक्ट को एक साथी के रूप में ज्यादा आकर्षक और वांछनीय बनाता है, तो खरीदारी की इच्छा तुरंत जागृत हो सकती है। 10. व्यक्तिगत विकास। अतिरिक्त ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। लोग सक्षम महसूस करना चाहते हैं। वे नई योग्यताएं सीखना चाहते हैं और अपनी नौकरियों के नियंत्रण में रहना चाहते हैं। वे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अपने प्रतिस्पर्धियों से श्रेष्ठ बनना और आगे निकलना चाहते हैं, अपनी कंपनियों के भीतर भी और अपने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी। कई प्रोडक्ट ज्यादा स्वसमझ और स्ववास्तविकीकरण की इच्छा को भी संतुष्ट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्मा अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत संतुष्टि की आवश्यकताएं गहरी होती हैं। लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि वे वह सब बन रहे हैं जो बनने में वे सक्षम हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट या सेवा को किसी ऐसी चीज के रूप में प्रचारित करते हैं जिसकी मदद से लोग व्यक्तिगत सफलता और आत्म साक्षात्कार की और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सकें, तो आप खरीदने की इच्छा उत्पन्न कर देते हैं। 11. व्यक्तिगत कायाकल्प। शायद सबसे अमूर्त आवश्यकता, और वह आवश्यकता जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा पैसे देंगे, वह है व्यक्तिगत कायाकल्प की इच्छा। यदि कोई प्रोस्पेक्ट महसूस करता है कि आपका प्रोडक्ट उसे उसके जीवन या कामकाज में एक नए, ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचा देगा और अलग व श्रेष्ठ बना देगा, तो इस बात की कोई सीमा नहीं है कि वह कितना खर्च कर देगा। कुछ समय पहले मैं एक मिडवेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट से बातचीत कर रहा था। वे बड़े उत्साही गोल्फ खिलाड़ी हैं। वे सप्ताह में कम से कम 2 बार गोल्फ खेलने की कोशिश करते हैं और वेकेशन पर तो वे सप्ताह में 5-6 दिन खेलते हैं, कई बार तो एक दिन में 2 राउंड तक। उन्होंने मुझे बताया, मैं किसी गोल्फ पेशेवर को $50,000 नकद देने को तैयार हूं जो मुझे सिखा सके कि अपने स्कोर को स्थायी रूप से 2 स्ट्रोक कम कैसे करना है। यह क्षेत्र उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि इसमें नई योग्यता हासिल करने या व्यक्तिगत कायाकल्प करने के लिए वे $50,000 देने के लिए तैयार थे। कई बार लोग प्लास्टिक सर्जरी कराने, अपना हुलिया बेहतर बनाने या हेल्थ स्पा में वेकेशन मनाने के लिए भारी राशि खर्च कर देंगे ताकि उनका वजन कम हो जाए और वे शारीरिक दृष्टि से ज्यादा फिट हो जाएं। व्यक्तिगत कायाकल्प विशुद्ध रूप से भावनात्मक होता है। पहले से ज्यादा और बेहतर बनना एक आम इच्छा है, ये खरीदने की गहरी प्रेरणा है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह पेश कर सकें जो कामकाज या व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह का स्थायी कायाकल्प करने में सक्षम हो, तो आप आमतौर पर बिक्री कर सकते हैं।
खरीदारी के निर्णय भावनात्मक होते हैं। खरीदारी के सभी निर्णय भावनात्मक होते हैं। वास्तव में आप जो कुछ भी करते हैं वह हर चीज 100% भावनात्मक होती है। नियम यह है कि लोग भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और फिर तार्किक रूप से उसका औचित्य सिद्ध करते हैं। आप निर्णय लेने के बाद उसे तर्कसंगत साबित करने और उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कहते हैं कि आप कोई काम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इसे करना तार्किक है, तो आप बस ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे काम के बजाय उस काम को करने के लिए आप भावनात्मक रूप से ज्यादा प्रेरित हैं। लोग भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और फिर तार्किक रूप से उसका औचित्य सिद्ध करते हैं। इंसान में बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन ये पता चला है कि किसी खास पल की सबसे प्रबल भावना ही ये तय करेगी कि कोई व्यक्ति उस वक्त कैसे निर्णय लेता और काम करता है। मिसाल के तौर पर, किसी व्यक्ति में उस सुधार की इच्छा हो सकती है जो आपका प्रोडक्ट या सेवा पेश करती है, लेकिन नुकसान या गलती करने का डर उसकी लाभ की इच्छा से ज्यादा गहरा हो सकता है। यदि यह मामला है तो वह खरीदने से बचेगा। ज्यादा प्रबल भावना हमेशा ज्यादा कमजोर भावना पर भारी पड़ेगी। खरीदने की इच्छा को बढ़ाएं। नुकसान के डर की नकारात्मक भावना से बिक्री खतरे में पड़ सकती है। इससे उबरने का एकमात्र तरीका लाभ की इच्छा की सकारात्मक भावना को बढ़ाना है ताकि बिक्री प्रेरित हो जाए। खरीदने की इच्छा की गहनता को बढ़ाने वाला आपका हर काम या बात आपको बिक्री के ज्यादा करीब लाती है। साथ ही गलती या नुकसान के डर को घटाने वाली हर बात भी आपको बिक्री की ओर ले जाती है। नुकसान के डर को कम करना। मार्केटिंग गुरु जे अब्राहम ने करोड़ों डॉलर के प्रोडक्ट बेचने में कंपनियों की मदद की है। उनकी सलाह ये थी कि कंपनियां चाहे जो बेच रही हों, संतुष्टि की पूरी गारंटी दें। उन्होंने यह मशहूर सुझाव दिया था कि आप मनी बैक गारंटी से ज्यादा बेहतर चीज दें। इस तरह के प्रस्ताव में ग्राहक से वादा किया जाता है कि अगर वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे उसका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इसके अलावा उसे काफी मूल्य के निश्चित बोनस और खास उपहार भी मिलेंगे। हमारे एक व्यवसाय में हम उद्यमिता और वित्तीय सफलता पर पूरे 1 साल के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास प्रोग्राम चलाते हैं। ये कोर्स 52 सप्ताह तक चलता है। हम गारंटी देते हैं कि इसमें आने वाले प्रतिभागी परिणामों से आनंदित होंगे, वरना उन्हें उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा वे उस कोर्स के साथ मिलने वाली $3000 से ज्यादा की पुस्तकें, टेप और वीडियो ट्रेनिंग सामग्री भी अपने पास रख सकेंगे। ये बहुत शक्तिशाली पेशकश है। इसके बारे में सोचना चाहता हूँ। जब कोई प्रोस्पेक्ट कहता है कि वह निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक इसके बारे में सोचना चाहता है, तो वह दरअसल आपकी पेशकश के बारे में 2 में से 1 बात कह रहा है। पहली, हो सकता है वह ये कह रहा हो कि आप जो बेच रहे हैं उसका मालिक बनने और उसका आनंद लेने की उसकी कोई सच्ची इच्छा नहीं है। किसी कारण आप उससे ऐसे स्तर पर नहीं जुड़ पाए हैं जिससे उसे यह विश्वास हो जाए कि इसे खरीदने में जितना पैसा खर्च होगा उसकी तुलना में आपके प्रोडक्ट या सेवा के साथ वह ज्यादा बेहतर स्थिति में रहेगा। दूसरा कारण जिसकी वजह से कोई व्यक्ति झिझक सकता है और खरीदारी का निर्णय टाल सकता है, यह है कि उसे पर्याप्त विश्वास नहीं है कि उसे सचमुच वह मिलेगा जिसका आप वादा कर रहे हैं। वह कह रहा है कि आपने उसे खरीदारी का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त भावनात्मक कारण नहीं बताए हैं। नुकसान या गलती का डर अब भी आपके द्वारा बताए जा रहे संभावित लाभों से भारी है। उपयोगिता पर केंद्रित रहें। उपयोगिता आधारित बिक्री की प्रक्रिया में आप अपना सारा जोर उस उपयोगिता और लाभों को दोहराने और वर्णन करने पर लगाते हैं जो प्रोस्पेक्ट को मिलेंगे अगर वह आपके द्वारा बेची जाने वाली चीज खरीद लेता है। भाव कम करने या किसी तरह के खास सौदे की पेशकश करने के बजाय आप अपनी सारी कोशिश उपयोगिता को बढ़ाने और साबित करने पर केंद्रित करते हैं। जब ग्राहक यह महसूस करता है कि उसे मिलने वाली उपयोगिता उसके द्वारा चुकाई लागत से बहुत ज्यादा है, तभी वह खरीदने का निर्णय लेता है। हमेशा अपना ध्यान कम भाव के बजाय ज्यादा उपयोगिता पर केंद्रित करें। छोटे व्यवसायों को सामान बेचना। कई लोग छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को सामान बेचते हैं। वे उस उद्यमी से बातचीत करते हैं जिसने दरअसल अपने व्यवसाय को शुरू और खड़ा किया है। यदि ये सेल्स पीपल सावधान न रहें तो वे अपने प्रोडक्ट और सेवाओं की विशेषताओं तथा लाभों के बात करने में आसानी से फिसल सकते हैं। पहले उन्हें यह एहसास करने का समय लेना चाहिए कि वे सटीकता से किस तरह के ग्राहक से बात कर रहे हैं। उद्यमी इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी ज्यादातर ऊर्जा बिक्री करने और ग्राहकों को संतुष्ट करने पर केंद्रित करते हैं।
उनके पास विवरण के लिए बहुत कम धैर्य होता है। वे कागजी कामकाज, अकाउंटिंग और वित्त को आवश्यक बुराइयां मानते हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें प्रोडक्ट बेचने और पहुंचाने की प्रक्रिया में करनी होती हैं। इसलिए बिक्री और मुनाफे के बारे में बात करें। यदि कोई सेल्सपर्सन किसी व्यवसायी से मिलता है और उसे कंप्यूटरों व सॉफ्टवेयर बेचने की कोशिश करता है जिनसे उसका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बेहतर हो जाएगा, तो व्यवसायी की आंखें भावशून्य हो जाती हैं। वह तुरंत रुचि गंवा देता है। चूंकि उसकी नज़रों में अकाउंटिंग का संबंध मुनाफे से नहीं है, इसलिए वह इस मुद्दे पर बात करने के लिए गलत इंसान है। उद्यमियों की रुचि बिक्री और कैश फ्लो में होती है। वे ग्राहकों से संवाद करने और अपने प्रोडक्ट व सेवाओं को संतोषजनक ढंग से पहुंचाने के बारे में चिंतित होते हैं। वे जो बेचते हैं उसके प्रदर्शन और विश्वसनीयता पर केंद्रित होते हैं, और वे आमदनी, मुनाफे तथा विकास में गहरी रुचि लेते हैं। उनकी रुचि कार्य संचालन के आंतरिक विवरणों में नहीं होती। अपने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट या सेवाएं बेचने के लिए आपको अपना समय, ध्यान और ऊर्जा सटीकता से यह पता लगाने पर केंद्रित करनी चाहिए कि यह ग्राहक आपसे किस वजह से खरीदेगा। आप किसी ग्राहक की कौन सी खास आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से पहचानने पर आप जितना ज्यादा समय केंद्रित करते हैं, अपनी प्रस्तुति की रूपरेखा बनाना और बिक्री करना आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान हो जाता है। रिटेल व्यवसायों को बेचना। जो व्यवसायी दोबारा बेचने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्हें सिर्फ एक ही चीज की परवाह होती है, शुद्ध मुनाफा। अगर आप ऐसे व्यवसायों को बेच रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट या सेवाएं उनके व्यवसाय में बेचने वाले हैं, तब भी उन्हें केवल एक ही चीज की परवाह होती है, शुद्ध मुनाफा। वे इस बारे में परवाह नहीं करते कि प्रोडक्ट क्या है, वे तो केवल इस बात की परवाह करते हैं कि प्रोडक्ट क्या करता है और इसका उनके मुनाफे पर कैसा असर होगा। कोई प्रोडक्ट या सेवा किसी रिटेल बिजनेस वाले ग्राहक को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है, वह है शुद्ध मुनाफे में वृद्धि। कोई प्रोडक्ट या सेवा किसी रिटेल बिजनेस ग्राहक को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है, वह है शुद्ध मुनाफे में वृद्धि। ज्यादा बड़ी कंपनियों को बेचना। कंपनियां केवल वही प्रोडक्ट खरीदती हैं जो प्रदर्शन और उत्पादकता को बेहतर बनाने, लागतें और व्यय कम करने, कैश फ्लो तथा मुनाफा बढ़ाने में उनकी मदद करते हों। आपको उन सबसे लाभकारी परिणामों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए जो आपका प्रोडक्ट या सेवा इनमें से एक या अधिक क्षेत्रों में आपके कारोबारी प्रोस्पेक्ट के लिए हासिल कर सकती हो। आप जो बेचते हैं, हो सकता है कि वह किसी क्षेत्र में लागतें कम करने में कंपनी की मदद करे। हो सकता है कि वह उत्पादकता को बढ़ा दे या बेहतर बना दे। हो सकता है कि वह उपकरणों या कर्मचारियों के प्रदर्शन को बढ़ा दे। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों को ज्यादा बिक्री करने में मदद करे या खरीदार की संतुष्टि बढ़ा दे। यदि आप किसी कारोबारी प्रोस्पेक्ट को यह विश्वास दिला सकें कि आप जो बेच रहे हैं वह आपके प्रोडक्ट की कीमत से ज्यादा समय या पैसा बना या बचा सकता है, तो आप बिक्री कर सकते हैं। ये कंपनियों को बेचते वक्त आपका प्रमुख काम है। चरम लाभ पर जोर दें। एक बार की बात है, मेरे सेमिनार में एक महिला आई जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम बेच रही थी। उसने मुझसे कहा, मुझे अपॉइंटमेंट मिलते ही नहीं हैं। मैं लोगों को फ़ोन करके कहती हूँ कि हम ऑफिस ऑटोमेशन परामर्श देते हैं और वे हमेशा जवाब देते हैं कि उनकी कोई रुचि नहीं है। उसने मुझे बताया कि उसकी कंपनी इतनी अनुभवी है कि यह आमतौर पर अपने ग्राहकों का बहुत सारा पैसा बचा सकती है, बशर्ते वे हमें अपने ऑफिस की जांच करने और सुझाव देने का अवसर दें। मैंने उससे पूछा कि वह संभावित प्रोस्पेक्टों से कैसे बात करती थी। उसने कहा, मैं फ़ोन करके कहती हूँ, हेलो, मैं ऑफिस ऑटोमेशन सर्विसेज से बेट्टी डीन बोल रही हूँ। मैं आपको ये बताने का अवसर चाहूँगी कि हमारे कुछ प्रोडक्ट आपकी कार्यकुशलता और आपके प्रशासन के सुचारूपन को कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वे हमेशा जवाब में ऐसी बातें कहते हैं, नहीं धन्यवाद, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस वक्त हमारे पास समय नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, ये हमारे बजट में शामिल नहीं है, आदि। अपनी नीति को दूसरे शब्दों में ढालें। ये सेल्स प्रोफेशनल ये गलती कर रही थी कि वह बेचने का अपॉइंटमेंट लेने के बजाय फ़ोन पर ही बेचने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुझाव दिया कि वह एक अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश करे। अगली बार जब आप अपॉइंटमेंट लें तो फ़ोन करके प्रशासन के प्रभारी से बात करें। उससे बात करते समय ये शब्द कहें, मेरा नाम बेट्टी डीन है और मैं ABC कंपनी में काम करती हूँ। हमने ऐसी प्रक्रिया ईजाद की है जो आपके ऑफिस प्रशासन की लागत को 20 से 30% कम कर सकती है। मुझे आपको ये दिखाने में लगभग 10 मिनट लगेंगे कि यह कैसे हो सकता है और फिर आप खुद ही तय कर सकते हैं कि क्या आपको यह चीज़ चाहिए।
उसने मुझे बाद में बताया कि नीति में इस सरल परिवर्तन की वजह से उसे वे सारे अपॉइंटमेंट मिल गए जो वह चाहती थी। उसकी बिक्री 2 गुनी और 3 गुनी हो गई। जल्द ही वह पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा रही थी। लोग जो चाहते हैं उसके बारे में बात करें। बेटी डीन को जो परिणाम मिला उसका कारण सरल है। हजारों सेल्स पीपल ने इस सिद्धांत को समझा है और इसका लाभ उठाया है। लोगों की रुचि ऑफिस ऑटोमेशन प्रोडक्ट, कंप्यूटरों, सर्वरों, वायरलेस कम्युनिकेशनों, सेल फोन या किसी दूसरी चीज में नहीं है। व्यवसायियों की रुचि तो केवल पैसे या समय बनाने या बचाने में होती है। उनकी रुचि बेहतर परिणाम पाने और मुनाफा बढ़ाने में होती है। केवल 2 तरीके हैं जिनसे कोई कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ा सकती है। पहला तरीका यह है कि यह लागत बरकरार रखकर अपनी बिक्री और आमदनी बढ़ा लें। दूसरा तरीका यह है कि आमदनी को स्थिर रखकर अपनी लागतें कम कर लें। आप चाहे जो बेच रहे हों, आपको उसका वर्णन इस संदर्भ में करना चाहिए कि यह कैसे आमदनी बढ़ाती है या लागतें कम करती है या दोनों ही काम करती है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो प्रशासन का प्रभारी है, तो उसकी रुचि लागतें कम करने में है। अगर आप मार्केटिंग या सेल्स के किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उसकी रुचि बिक्री बढ़ाने और फलस्वरूप आमदनी बढ़ाने में होती है। अगर आप कंपनी के मालिक से बात कर रहे हैं, तो वह मुनाफे को बेहतर बनाना चाहता है। आपको अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में इस संदर्भ में बात नहीं करनी चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। आपको तो हमेशा उस संदर्भ में बात करनी चाहिए जो ग्राहक चाहता हो। उसे वेतन कैसे मिलता है। यहाँ किसी कंपनी में लोगों को प्रोडक्ट या सेवाएं बेचने की कुंजी है। इस बारे में सवाल पूछें कि वह व्यक्ति क्या करता है और किन परिणामों के लिए जिम्मेदार है। उसके पद के मुख्य प्रदर्शन सूचक क्या हैं। उसे वेतन किस चीज के लिए मिलता है। उससे कंपनी में कौन से परिणाम हासिल करने की अपेक्षा की जाती है। उसके वरिष्ठ अधिकारी उसका मूल्यांकन किस आधार पर करते हैं। ये पूछे जाने वाले मुख्य सवाल हैं और इनके जवाब पता होने चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, लोग हमेशा अपनी परिस्थितियों में सुधार चाहते हैं। वे कोई प्रस्तावित कदम तभी उठाएंगे जब उन्हें यह महसूस होगा कि इसके फलस्वरूप वे बेहतर स्थिति में होंगे। कंपनियों में लोग किसी प्रोडक्ट या सेवा की खरीदारी का अनुमोदन तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि इससे संगठन में उनकी व्यक्तिगत स्थिति बेहतर बन जाएगी। मिसाल के तौर पर, आइए मान लेते हैं कि आप एक बिक्री प्रशिक्षण सिस्टम का प्रचार कर रहे हैं। आप सेल्स मैनेजर से बात कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में निर्णय लेता है। आपकी प्रस्तुति का पूरा फोकस बेहतर मुनाफे पर नहीं, बल्कि बेहतर बिक्री पर होना चाहिए। सेल्स मैनेजर को मुनाफे के आधार पर नहीं, बल्कि सेल्स पीपल के परिणामों के आधार पर पुरस्कार मिलता है। उन लाभों पर फोकस करें जिनका आनंद वह प्रोस्पेक्ट व्यक्तिगत रूप से लेगा। उन सामान्य लाभों पर केंद्रित न हो जिनका उस प्रोस्पेक्ट के परिणामों या पुरस्कारों पर कोई फर्क न पड़ता हो। व्यावसायिक बनाम व्यक्तिगत लाभ। सेल्स विशेषज्ञ प्रायः व्यावसायिक जीत और व्यक्तिगत जीत में फर्क करते हैं। व्यावसायिक जीत वह है जो आपके प्रोडक्ट या सेवा के इस्तेमाल पर कंपनी को मिलती है। व्यक्तिगत जीत वह है कि जब आपके प्रोडक्ट या सेवा को इंस्टॉल कर दिया जाता है और वह सफलतापूर्वक काम करती है, तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कैसे लाभ मिलेगा। कंपनियों में लोग कोई चीज तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वे यह न देख लें कि उन्हें दोनों क्षेत्रों में मापने योग्य महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं। ये पहचानने का समय लें कि प्रोस्पेक्ट व्यक्तिगत रूप से ऊंची आमदनी, ज्यादा सुविधा या कंपनी में दूसरे लोगों से अतिरिक्त प्रतिष्ठा और सम्मान के मामले में भी कैसे बेहतर स्थिति में होगा। ये खरीदने के निर्णय को प्रेरित करने वाले मुख्य घटक हो सकते हैं। बुनियादी आवश्यकताओं को समझना। बुनियादी आवश्यकताओं का विश्लेषण करने की कुंजी है कुशलता से प्रश्न करना और गौर से जवाब सुनना। सबसे अच्छे सेल्स पीपल सुनने पर जोर देते हैं और ग्राहक को बोलने देते हैं। आप जितने ज्यादा सवाल पूछते हैं और धैर्य व गौर से जवाब सुनते हैं, ग्राहक उतना ही ज्यादा खुलेगा और आपसे बात करेगा। लोग दिन में ज्यादातर समय अपने बारे में ही सोचते हैं। संसार में चाहे जो हो रहा हो, लोग अपनी खुद की समस्याओं और चिंताओं के बारे में सोच रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह उसके दिमाग में सबसे ऊपर रहता है। जब आप सवाल पूछते हैं और गौर से सुनते हैं, तो आप इन विचारों और चिंताओं को प्रेरित कर देते हैं। फिर वे बातचीत में आ जाते हैं। जुबान फिसलना। मनोविश्लेषण में इसे फ्रॉइडियन चूक कहा जाता है।
मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने बारे में खुलकर बात करने दें, तो अंततः उसकी जुबान फिसल जाएगी। वह सच्चाई उगल देगा कि वह इस पल दरअसल किस बारे में सोच रहा है। मनोवैज्ञानिक का काम एक ऐसा माहौल बनाना है जहां रोगी इतना आरामदेह महसूस करे कि खुलकर और ईमानदारी से अपनी बात कह दे। आप भी एक तरह के बिक्री मनोवैज्ञानिक हैं। आपका लक्ष्य भी अपने व्यक्तित्व से एक आरामदेह परिवेश बनाना है। आप अच्छे प्रश्न पूछते हैं और फिर गौर से जवाब सुनते हैं। आप आगे झुकते हैं, सिर हिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और बात काटने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न पूछें। बातचीत को खोलने और किसी प्रोस्पेक्ट से ज्यादा जानकारी पाने के लिए सबसे अच्छे सवाल खुले सिरे वाले सवाल कहलाते हैं। ये सवाल क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्यों और कौन सा जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। इन सवालों का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता। उनमें एक ज्यादा विस्तृत जवाब की जरूरत होती है, जिससे आपको प्रोस्पेक्ट की उन सच्ची आवश्यकताओं को समझने का ज्यादा अवसर मिल जाता है जो आपके प्रोडक्ट या सेवा से संतुष्ट हो सकती हैं। एक नियम है, बोलना बेचना नहीं है, केवल सवाल पूछना ही बेचना है। अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में बात करने के लिए किसी सृजनात्मकता की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी जानकारी को सवालों की श्रृंखला के रूप में सामान्य से विशेष की ओर ले जाने में बहुत से विचार की जरूरत होती है। आज लोग यह नहीं चाहते कि उन्हें बेचा जाए। हो सकता है कि वे खरीदना चाहते हों, लेकिन वे यह महसूस नहीं करना चाहते कि उन्हें बेचा जा रहा है। जिस पल कोई प्रोस्पेक्ट महसूस करता है कि उस पर खरीदारी के निर्णय के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो वह अपना दिमाग बंद कर लेता है और रुचि खो देता है। प्रश्न पूछने वाले के पास ही नियंत्रण होता है। आम नियम है, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है, नियंत्रण उसी के पास होता है। जो व्यक्ति प्रश्नों का जवाब दे रहा है, उसका नियंत्रण वह व्यक्ति कर रहा है जो उन्हें पूछ रहा है। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं और जवाब को गौर से सुनते हैं, तो आप बिक्री संबंधी चर्चा की दिशा को नियंत्रित कर रहे होते हैं, जैसा कि होना भी चाहिए। जब भी आप प्रोस्पेक्ट के किसी प्रश्न का जवाब देते हुए बोल रहे होते हैं, तो बातचीत का नियंत्रण प्रोस्पेक्ट के हाथ में पहुंच चुका होता है। यदि प्रोस्पेक्ट आपसे कोई सवाल पूछे, तो स्वचालित रूप से जवाब देने के बजाय, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, ठहरें, एक सांस लें और कहें, यह एक अच्छा सवाल है। क्या मैं पहले आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दूसरे शब्दों में, आप प्रश्न को मान्यता देते हैं, लेकिन फिर आप अपना खुद का सवाल पूछ लेते हैं और बातचीत का नियंत्रण दोबारा थाम लेते हैं। जब आप यह एक दो बार कर लेते हैं, तो यह इतना स्वाभाविक और स्वचालित हो जाएगा कि प्रोस्पेक्ट को कभी पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ, और आप दोबारा नियंत्रण में होंगे। खुद को उचित स्थिति में रखें। आज सबसे अच्छे सेल्स पीपल खुद को सेल्स पीपल कम और अपने ग्राहकों का परामर्शदाता व सलाहकार ज्यादा मानते हैं। परामर्शदाता के रूप में आपका काम यह है कि आप जो भी बेच रहे हों, उससे आप ग्राहक की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करें। सबसे अच्छे बिक्री परामर्शदाता अपनी सारी ऊर्जाएं ग्राहक की सबसे जरूरी समस्या को पहचानने में लगाते हैं, जिसे उनका प्रोडक्ट या सेवाएं सुलझा सकती हैं। फिर वह अपने सारे प्रयास प्रोस्पेक्ट को यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित कर देता है कि उसे निश्चित रूप से वह समाधान मिलेगा जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। खुद को सेल्सपर्सन के बजाय मित्र के रूप में स्थापित करें। ऐसी छवि न बनने दें कि आप सिर्फ एक बिक्री करना चाहते हैं। सलाहकार के रूप में छवि बनाएं। खुद को मददगार के रूप में देखें। प्रोस्पेक्ट की आवश्यकताओं को पूरी तरह समझने में समय लगाएं और फिर यह समझने में प्रोस्पेक्ट की मदद करें कि आपका प्रोडक्ट या सेवा कैसे और क्यों इन आवश्यकताओं को किसी दूसरी चीज से ज्यादा अच्छी तरह संतुष्ट करेगी। सीखें और सिखाएं। खुद को शिक्षक की स्थिति में लाएं। जब आप सवाल पूछते हैं, तो आप ग्राहक की आवश्यकताओं को समझते हैं। जब आप बोलते हैं, तो आप ग्राहक को सिखाते हैं कि आप जो बेच रहे हैं, उससे उसे सबसे ज्यादा लाभ कैसे मिलेगा। जब आप किसी मित्र, सलाहकार और शिक्षक के रूप में बिक्री की स्थिति में जाते हैं, तो आप नाटकीय रूप से उस तनाव को कम कर लेंगे जो प्रतिस्पर्धी बिक्री में होता है। आप असफलता या अस्वीकृति की आशंका को बहुत कम कर देंगे। आप और प्रोस्पेक्ट दोनों ही ज्यादा आरामदेह तथा तनावरहित महसूस करेंगे। जब आप किसी मित्र, सलाहकार और शिक्षक के रूप में बिक्री की स्थिति में जाते हैं, तो आप नाटकीय रूप से उस तनाव को कम कर लेंगे जो प्रतिस्पर्धी बिक्री में होता है। ठहरें और सुनें। बिक्री शब्दों से होती है, लेकिन खरीदारी मौन में होती है। कई सेल्स पीपल बहुत जोर से और बहुत तेज बोलते हैं, क्योंकि वे घबराए होते हैं। वे मौन के साथ सहज नहीं होते।
उन्हें लगता है कि उन्हें हर पल को अपने प्रोडक्ट या सेवा संबंधी किसी समझदारी भरी टिप्पणी या अवलोकन से भरना होगा। ऐसा हरगिज न करें। जब आप सवाल पूछ रहे हों और अपने प्रोडक्ट या सेवा के संदर्भ में प्रोस्पेक्ट को सलाह दे रहे हों, तो सुनिश्चित करें कि बातचीत में मौन के पल हों। ग्राहक को आपकी कही बात पर विचार करने और उसे पचाने की अनुमति दें। जल्दबाजी न करें, शांत और तनावरहित रहें। बिक्री की प्रक्रिया को दबाव या व्यग्रता के बिना अपनी खुद की गति से चलने की अनुमति दें। ये खरीदारी का निर्णय लेने के लिए ग्राहक को सबसे अच्छी मानसिक अवस्था में पहुंचा देता है। अपने विचार को किसी सुधार के रूप में पेश करें। लोग कई मायनों में अजीब होते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों, लेकिन फिर भी वैसी ही बनी रहें। ये खास तौर पर किसी नए प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने के मामले में सच है। बहुत कम लोग कोई बिल्कुल नई चीज चाहते हैं। अगर यह बिल्कुल नई है और बाजार में आजमाई या जांची परखी नहीं गई है, तो ये बहुत जोखिम भरी है। हो सकता है कि यह काम न करे। हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। इसीलिए ज्यादातर ग्राहकों को देर से अनुकूलन करने वाले कहा जाता है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि प्रोडक्ट खुद को सही साबित न कर दे, इसके बाद ही वे उसे खरीदना शुरू करते हैं। जब आप कोई नया प्रोडक्ट बेच रहे हों, तो इस स्वाभाविक प्रतिरोध से निपटने का तरीका यह है कि आप इसका वर्णन किसी नई या अलग चीज के बजाय एक सुधार के रूप में करें। प्रौद्योगिकी में हुई तरक्कियों जैसी नई विशेषताएं बताएं कि ये आपकी कंपनी द्वारा जोड़े गए आगे के कदम हैं, ताकि यह आपके ग्राहक के लिए पहले से भी बेहतर और ज्यादा उपयोगी हो जाए। सच्चाई बताएं। ग्राहक किसी प्रोडक्ट के बारे में स्पष्ट सच्चाई सुनना चाहते हैं। वे इस बारे में ईमानदार जानकारी चाहते हैं कि यह उनके जीवन और व्यवसायों को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है। साथ ही वे किसी तरह के ऊंचे दबाव का प्रतिरोध करते हैं और उससे चिढ़ते हैं। आप जितने ज्यादा तनावरहित होते हैं, ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में उसकी मदद करते हैं, आप दोनों उतने ही ज्यादा तनावरहित होंगे। आपका प्रोडक्ट ग्राहक के लिए क्या कर सकता है, इस बारे में सरल सच्चाई बताने पर आप जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, ग्राहक के लिए खरीदना उतना ही ज्यादा आसान होगा। ग्राहक अपने काम को ज्यादा कार्यकुशलता से करने या अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद के लिए ईमानदार सलाह चाहते हैं। आप इस बात पर जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप कैसे अपने ग्राहक की मदद कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेचना और ग्राहक के लिए खरीदना ज्यादा आसान होता है। गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। कई सेल्स पीपल गुणवत्ता के विषय पर अटक जाते हैं। उनका मुख्य तर्क ये होता है कि वे एक गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता कभी भी किसी चीज को खरीदने का मूल कारण नहीं होती। गुणवत्ता एक तार्किक आग्रह है। लोग भावनात्मक आधार पर चीजें खरीदते हैं, जबकि गुणवत्ता हमेशा तर्क पर आधारित होती है। जो चीज गुणवत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है उपयोगिता। जब कोई व्यक्ति कहता है, मेरा प्रोडक्ट व्यवसाय में सर्वोच्च गुणवत्ता वाली मशीन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोस्पेक्ट की रुचि जिस इकलौती बात में है, वह यह है कि क्या यह मुझे फायदा पहुंचाएगी? क्या ये वह करेगी जो मुझे कराने की जरूरत है? क्या यह मेरे उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है? आप कह सकते हैं कि रोल्स रॉयस या मर्सिडीज ऊंची गुणवत्ता की कार है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए कार चाहिए, तो आपको इनमें से किसी को भी खरीदने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता कोई तर्क नहीं है। गुणवत्ता और दाम की तुलनाएं। तर्क के रूप में गुणवत्ता का इस्तेमाल करने का इकलौता समय तब होता है जब आप अपने महंगे प्रोडक्ट की किसी दूसरे सस्ते प्रोडक्ट से तुलना कर रहे हों। आपको प्रोस्पेक्ट को दिखाना होता है कि किन कारणों से उसे कम दाम के बजाय ज्यादा गुणवत्ता को क्यों चुनना चाहिए। आपको साबित करना होता है कि ग्राहक आपके ऊंची गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट की वजह से ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, जबकि किसी कम गुणवत्ता वाले दूसरे प्रोडक्ट की वजह से उसे घाटा हो सकता है, भले ही वह सस्ता दिख रहा हो। अगर आप किसी अलास्कावासी को स्नोमोबाइल बेच रहे हों, तो इसमें दाम के मुकाबले गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण तर्क है। अगर वह स्नोमोबाइल को ध्रुवीय बर्फीली चोटी पर चला कर ले जाता है और मशीन खराब हो जाती है, तो लौटने से पहले ही वह ठंड से मर जाएगा। इस मामले में ज्यादा ऊंची गुणवत्ता का दाम लाभों से पूरी तरह औचित्यपूर्ण साबित होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन बेच रहे हैं जो इस पर सवार होकर सहारा रेगिस्तान के पार जाने वाला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यह उच्च गुणवत्ता का वाहन हो। अगर यह सहारा में खराब हो जाए, जहां कोई इंसान और पानी नहीं है, तो यात्री मदद मिलने से पहले ही मर जाएगा।
स्पष्ट करें कि आपकी गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। यदि अतिरिक्त गुणवत्ता ग्राहक का काम पूरा कराने के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। अपने प्रोडक्ट या सेवा की गुणवत्तापूर्ण विशेषताएं बताते समय आपको हमेशा स्पष्ट करना चाहिए कि वे कैसे ग्राहक को सीधे लाभ पहुंचाती हैं। ग्राहक को ज्यादा ऊंची गुणवत्ता के लिए ज्यादा पैसे देने और फलस्वरूप ज्यादा पाने के बीच सीधा संबंध दिखना चाहिए। सभी ग्राहक अपने मन में यही सवाल पूछते हैं, तो क्या हुआ? आप अपने प्रोडक्ट या सेवा के बारे में किसी प्रोस्पेक्ट से जो भी कहते हैं, कल्पना करें कि वह आपकी ओर देख रहा है और कह रहा है, तो क्या हुआ? ग्राहक जो सचमुच जानना चाहता है वह यह है कि इसमें मेरे लिए क्या है। आप जिस विशेषता का वर्णन कर रहे हैं उसमें मेरे लिए क्या लाभ है। यह विशेष गुण मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रोस्पेक्ट से अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज़ कहें, हर चीज़ का ग्राहक के लिए एक निश्चित लाभ होना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक उस लाभ को स्पष्टता से समझ ले। सफलता कोई संयोग नहीं है, असफलता भी संयोग नहीं है। दरअसल सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है, ये सुराग छोड़ती है। उपयुक्तता सबसे पहले आती है। आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं वह हमेशा उसके लिए सबसे उपयुक्त होना चाहिए जिसकी ग्राहक को उस वक्त ज़रूरत है। इसके बाद ही गुणवत्ता को समीकरण में दाखिल करें। गुणवत्ता से पहले उपयुक्तता का उदाहरण जापानी कारों की लोकप्रियता है। हर कोई जानता है कि वे अच्छी तरह बनती हैं और कई साल चलती हैं। चूंकि वे वाजिब दामों पर बिकती हैं, इसलिए वे बहुत सारे ड्राइवरों के लिए आदर्श और सही होती हैं। इसके अलावा उनमें ईंधन की अच्छी किफ़ायत भी मिलती है और इस उपयुक्तता के घटक के अलावा वे अच्छी गुणवत्ता की भी होती हैं। लेकिन गुणवत्ता हमेशा उपयुक्तता और उपयोगिता के प्रदर्शन के बाद आनी चाहिए। इसीलिए पहले सवाल पूछना और ग्राहक की आवश्यकताओं का पता लगाना इतना महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद ही आप बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा इस वक्त उसके लिए आदर्श क्यों है। हर चीज़ महत्वपूर्ण है। बिक्री के क्षेत्र में सबसे अग्रणी सिद्धांतों में से एक है, हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। आप जो भी चीज़ करते हैं वह या तो मदद करती है या नुकसान करती है, या तो वह जोड़ती है या फिर घटाती है। वह आपको या तो बिक्री की सफल परिणति की ओर ले जाती है या फिर आपको इससे दूर ले जाती है। कोई भी चीज़ तटस्थ नहीं होती। बेचने में और सभी मानवीय संबंधों में एक आभामंडल प्रभाव होता है। प्रोस्पेक्ट मानते हैं कि अगर आपकी प्रस्तुति या काम का कोई एक हिस्सा उच्च गुणवत्ता का है, तो आपका प्रोडक्ट भी उच्च गुणवत्ता का ही होगा। एक अच्छी छाप से अक्सर आप गुणवत्ता और पेशेवरता का आभामंडल बना लेते हैं। और हर चीज़ महत्वपूर्ण होती है। आपका हुलिया महत्वपूर्ण होता है बहुत। इस संदर्भ में आपका व्यक्तिगत हुलिया और साज सज्जा आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता का विस्तार बन जाते हैं। आपकी कंपनी का ग्राहक के साथ जो ज्यादातर संबंध होगा वह व्यक्तिगत रूप से आपके जरिए होगा। इस कारण आप जैसे नजर आते हैं और व्यवहार करते हैं वह खरीदने के निर्णय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होता है। यह आश्वस्ति की प्रोस्पेक्ट की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। आप ग्राहक पर जो पहली छाप छोड़ते हैं उसमें से 95% आपके कपड़ों से तय होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर मामलों में आपके कपड़े आपके 95% शरीर को ढांकते हैं। जब आप अच्छी पोशाक पहनते हैं, आपका हुलिया अच्छा होता है, जूते चमचमाते हैं और आप पेशेवर जैसे दिखते हैं, तो प्रोस्पेक्ट अचेतन रूप से यह मान लेता है कि आप एक उत्कृष्ट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और एक असाधारण प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं। इसके अलावा जब आप समय के पाबंद, विनम्र और पूरी तरह तैयार होते हैं, तो आप एक सकारात्मक छाप छोड़ते हैं। यह आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज़ और आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट या सेवा पर आभामंडल की तरह फैल जाती है। दूसरी ओर, यदि सेल्स पर्सन देर से आए, तैयार न हो और खराब तरीके से व्यवस्थित हो, तो ग्राहक तुरंत मान लेता है कि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। वह यह मान लेता है कि कंपनी दोयम दर्जे की है और जो प्रोडक्ट या सेवा पेश की जा रही है उसकी गुणवत्ता कमजोर है। सबसे अच्छी कंपनियों में सबसे अच्छी तरह प्रशिक्षित और सबसे अच्छे दिखने वाले सेल्स पीपल होते हैं। IBM और ह्यूलेट पैकर्ड जैसी कंपनियां संभावित सेल्स पीपल का कई बार इंटरव्यू लेकर पहले से यह सुनिश्चित करती हैं कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये सही लोग हैं। वे संभावित सेल्स पीपल को डिनर पर ले जाकर देखती हैं कि वे बर्तनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और सामाजिक स्थिति में कैसे पेश आते हैं। वे उनके परिवार से मिलकर पता लगाती हैं कि जीवन साथियों में सकारात्मक या नकारात्मक संबंध कितने हैं।
वे इन संभावित कर्मचारियों से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के इंटरव्यू लेती हैं। वे जानती हैं कि खरीदने के निर्णय का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति द्वारा तय होने वाला है जो सचमुच प्रोडक्ट को बेच रहा है। बुनियादी और गैर बुनियादी आवश्यकताओं को पहचानें। आपका प्रोडक्ट जिन बुनियादी और गैर बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, उन्हें पहचानने में सक्षम बने और फिर ग्राहक के सामने प्रदर्शन करें। आप कुशलता से सवाल पूछकर और गौर से जवाब सुनकर ऐसा करते हैं। देर सबेर प्रोस्पेक्ट की रुचि इस बारे में सवाल पूछने में हो जाएगी कि प्रोडक्ट क्या करता है और कैसे काम करता है। यह आपका बिक्री अवसर बन जाता है। मिसाल के तौर पर, कंपनियों को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बेचते वक्त नौसिखिए सेल्स पीपल आमतौर पर अपने उपकरण के ढेर सारे अलग अलग कार्यों के वर्णन में बहुत सारा समय बिता देते हैं। लेकिन ग्राहक को इसकी परवाह नहीं होती। वह तो ये जानना चाहता है कि क्या प्रोडक्ट अपनी कीमत खुद निकाल लेगा और अपनी कीमत खुद निकालने में इसे कितना लंबा समय लगेगा। ग्राहक जानना चाहता है कि वह इस बात पर कितना विश्वास कर सकता है कि प्रोडक्ट अपनी कीमत निकाल लेगा। उसे यह जानने की जरूरत है कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक निर्णय है या नहीं। उसे स्पॉटलाइट में रखें। अपने बारे में सोचने के बजाय अपना सारा ध्यान ग्राहक पर केंद्रित रखें। चूंकि आप एक समय में केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए आप खुद के बजाय ग्राहक पर जितने ज्यादा केंद्रित होते हैं, उतने ही ज्यादा तनावरहित और आत्मविश्वासी बनेंगे और ग्राहक उतना ही ज्यादा सकारात्मक तथा उत्साही बनेगा। जब भी आप किसी बिक्री के दौरान तनाव महसूस करने लगें, तो तुरंत ग्राहक से उसके या उसके कारोबार के बारे में कोई सवाल पूछ लें और जवाब को सुनें। कल्पना करें कि आप एक अंधेरे कमरे में ग्राहक के साथ बैठे हुए हैं। ग्राहक की डेस्क के ऊपर एक स्पॉटलाइट है। ये स्पॉटलाइट आवाज से चलती है। जो भी बोल रहा होता है, स्पॉटलाइट उसकी ओर घूम जाती है और पूरी तरह उसी पर केंद्रित होती है। स्पॉटलाइट में किसे रहना चाहिए, आपको या ग्राहक को? चूंकि ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए स्पॉटलाइट ज्यादातर समय ग्राहक पर होनी चाहिए। जब भी ग्राहक बात कर रहा हो और आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हो, तो स्पॉटलाइट उस पर रहती है। जब भी आप उसके बारे में और उसकी ज़रूरतों, समस्याओं, उद्देश्यों और आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो स्पॉटलाइट उस पर बनी रहती है। जिस पल आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सेवा, अपनी कंपनी या अपने जीवन के बारे में बात शुरू करते हैं, स्पॉटलाइट घूमकर आप पर केंद्रित हो जाती है। ग्राहक अंधेरे में बैठा रह जाता है। स्पॉटलाइट ग्राहक पर जितनी ज्यादा रहती है, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि आप बिक्री कर लेंगे। स्पॉटलाइट खुद पर और अपनी कंपनी पर रखेंगे, तो उसके खरीदने की संभावना भी कमतर होती जाती है। ग्राहक लाभ और समाधान खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वे तो लाभ खरीदते हैं। वे अपनी समस्याओं के समाधान खरीदते हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के तरीके खरीदते हैं। इसलिए एक बार फिर अपना सारा ध्यान ग्राहक पर केंद्रित करें। इस तरह के सवाल पूछें। इस क्षेत्र में अब आप क्या कर रहे हैं? यह आपके लिए कैसा काम कर रहा है? इस क्षेत्र में भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? यदि आप जादू की कोई छड़ी लहरा सकें और इस क्षेत्र में आदर्श स्थिति पा सकें, तो यह उससे कैसे अलग होगा जो आप वर्तमान में कर रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको कैसे विश्वास दिलाया जाए? जो व्यक्ति सवाल पूछता है, नियंत्रण उसी के पास होता है। खरीदने या न खरीदने के कारण हर बिक्री में एक मुख्य लाभ होता है जिसे प्रोस्पेक्ट खोज रहा है। यही वह एक चीज है जिसका प्रोस्पेक्ट को विश्वास दिलाना होगा, तभी वह खरीदेगा। आपका काम इस मुख्य लाभ को सामने लाना है और फिर ग्राहक को विश्वास दिलाना है कि अगर वह आपका प्रोडक्ट या सेवा खरीद लेता है, तो उसे ये लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही हर बिक्री में एक मुख्य आपत्ति होती है, वह प्रमुख कारण जिसकी वजह से ग्राहक हिचकेगा या नहीं खरीदने का निर्णय लेगा। ये बेहद अनिवार्य है कि आप इस मुख्य आपत्ति को सामने लाएं और ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए इसका जवाब देने का तरीका खोजें। 20% पर ध्यान केंद्रित करें। हम 80/20 के नियम पर थोड़ी बात कर चुके हैं। आपके प्रोडक्ट या सेवा को खरीदने के संदर्भ में भी 80/20 का नियम लागू होता है। खरीदारी के पूरे 80% निर्णय उन 20% लाभों पर केंद्रित होंगे जो आप प्रोस्पेक्ट के सामने पेश करते हैं। कई बार तो 90/10 का नियम सक्रिय हो जाता है। बिक्री के 90% निर्णय आपके प्रोडक्ट की 10% विशेषताओं और लाभों पर आधारित हो सकते हैं। आपका काम तो बस ये पता लगाना है कि वे क्या हैं। यदि आप उन विशेषताओं और लाभों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं,
जो प्रॉस्पेक्ट के लिए परवाह के 80% निचले क्षेत्र में है, तो आप दरअसल बिक्री करने की अपनी संभावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। भले ही आपका प्रोडक्ट निचले 80% कारणों के मामले में संसार में सबसे अच्छा हो, लेकिन उनसे वह प्रॉस्पेक्ट आगे बढ़कर उसे खरीदने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना सारा ध्यान उन शीर्षस्थ 10 या 20% लाभों पर केंद्रित कर सकें, जो आपका प्रॉस्पेक्ट सबसे ज्यादा चाहता है, तो स्थिति दूसरी हो सकती है। अगर आप जबरदस्त तरीके से उसे विश्वास दिला दें कि किसी दूसरे विकल्प के बजाय आपके प्रोडक्ट या सेवा से उसे ये लाभ बेहतर और ज्यादा तेजी से मिलेंगे, तो बिक्री काफी ज्यादा आसान हो जाती है। हॉट बटन क्लोज। इससे हम क्लोजिंग की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक पर पहुंच जाते हैं। इसे हॉट बटन क्लोज कहा जाता है और इसका इस्तेमाल सर्वोच्च भुगतान पाने वाले सेल्स पीपल बार बार करते हैं। ये बहुत सरल है। प्रश्न पूछने और गौर से जवाब सुनने से आप अंततः हॉट बटन का पता लगा लेते हैं, वो सबसे अहम लाभ जो ये ग्राहक आपके प्रोडक्ट या सेवा से चाहता है। फिर आप अपनी सारी ऊर्जा उसे इस बात का पूरा विश्वास दिलाने में लगाते हैं कि उसे यह अहम लाभ मिल जाएगा। हॉट बटन क्लोज की सफलता प्रॉस्पेक्ट के खरीदने के सबसे महत्वपूर्ण कारण का पता लगाने की आपकी योग्यता पर निर्भर होती है। फिर आप इसे बार बार दोहराते हैं। उस एक मुख्य बिंदु को बेचने पर केंद्रित रहें। किसी संभावित खरीदार को विश्वास दिलाने के लिए हर चीज करें कि उसे वह एक लाभ मिल जाएगा जो खरीदने के लिए निर्णायक है। पूरे निर्णय को उस एक सवाल पर केंद्रित कर दें। बार बार हॉट बटन दबाएं। आप हॉट बटन का पता कैसे लगाते हैं? बस पूछ लें, खास तौर पर जब प्रॉस्पेक्ट झिझक रहा हो या पीछे हट रहा हो। प्रॉस्पेक्ट, अगर आप कभी भविष्य में किसी समय ये प्रोडक्ट खरीदें, तो आप उस समय ऐसा क्यों करेंगे? फिर पूरी तरह खामोश हो जाएं। जब आप इसे एक सैद्धांतिक प्रश्न बना देते हैं, तो प्रॉस्पेक्ट अक्सर कहेगा, देखिए, अगर मैं ये प्रोडक्ट कभी खरीदूंगा, तो मुझे इस बात का हॉट बटन विश्वास होना चाहिए। फ्रॉइडियन चूक की तरह यह अक्सर प्रॉस्पेक्ट के मुंह से निकल जाएगा। फिर आपको उसे यह विश्वास दिलाने का काम करना होता है कि अगर वह आपकी पेशकश को स्वीकार कर लेता है, तो उसे वह लाभ तुरंत ही मिल जाएगा। तेज, सस्ता बाजार शोध। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है जो बहुत कम समय में ही आपकी आमदनी दोगुनी कर सकता है। अपने आखिरी 10 ग्राहकों की सूची बनाएं। उनमें से प्रत्येक को फोन करके कहें, ग्राहक, मैं आपको फोन करके बस इतना बताना चाहता था कि हमसे ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैं आपका कितना आभारी हूँ। हर चीज कैसी चल रही है? क्या हम किसी तरह आपकी मदद कर सकते हैं? ग्राहक आपसे प्रोडक्ट या सेवा संबंधी कोई सवाल या समस्या पूछ भी सकता है और नहीं भी। अगर वह ऐसा करता है, तो फोन रखने के बाद तुरंत मदद करने का वादा करें। फिर पूछें, ग्राहक, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप ये प्रोडक्ट या सेवा किसी दूसरी कंपनी से भी खरीद सकते थे, लेकिन आपने इसे हमसे खरीदा। क्या आप मुझे सटीकता से बता सकते हैं कि आपने इसे किसी दूसरे के बजाय हमसे ही खरीदने का निर्णय क्यों लिया? यह बाजार शोध का एक शक्तिशाली प्रश्न है। इसे पूछने के बाद पूरी तरह खामोश हो जाएं। जवाब देने से पहले ग्राहक को इस बारे में कुछ पल सोचने दें। बीच में न बोलें। महान खोज। यहाँ वह बहुत उल्लेखनीय खोज है जो आप कभी करेंगे। अगर आप 10 पुराने ग्राहकों से पूछते हैं, तो शायद उनमें से 80% आपको एक ही कारण बताएंगे जिस वजह से उन्होंने आपसे वह प्रोडक्ट खरीदा था। अक्सर आपको तो पता भी नहीं था कि खरीदारी के निर्णय के पीछे का असल कारण ये था। जवाब जो भी हो, उसे लिख लें। उस दिन के बाद आप जब भी किसी नए प्रॉस्पेक्ट से मिलें, तो उसे यह बताना सुनिश्चित करें, हमारे ज्यादातर सर्वश्रेष्ठ ग्राहक कहते हैं कि उन्होंने हमसे जिस कारण खरीदने का निर्णय लिया, वह एक हॉट बटन था। क्या यह आपके लिए महत्वपूर्ण है? फूलों वाला चेरी ट्री। यहाँ एक रियल एस्टेट एजेंट की कहानी है जो एक दंपत्ति को एक मकान दिखाने ले गया। मकान खास अच्छी हालत में नहीं था, लेकिन जब वे घर के सामने रुके, तो महिला ने मकान के पार देखा और पीछे वाले आंगन में उसे एक सुंदर फूलों वाला चेरी का वृक्ष दिख गया। वह तत्काल बोल उठी, ओ हैरी, फूलों वाले उस सुंदर चेरी ट्री को देखो। जब मैं छोटी थी, तो मेरे घर के पीछे के आंगन में भी फूलों वाला एक चेरी ट्री था। मैं हमेशा ऐसे घर में रहना चाहती थी जिसमें फूलों वाला चेरी ट्री हो। उद्धरण चिन्ह। वे सभी कार से निकलते हैं और मकान देखने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन सेल्सपर्सन ने उस महिला की कही बात को दिमाग में दर्ज कर लिया है। हैरी मकान को आलोचनात्मक अंदाज में देखता है।
वह पहली बात ये कहता है, ऐसा लगता है जैसे हमें इस घर में दोबारा कारपेट लगाना होगा। सेल्समैन कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन यहाँ से देखें तो सही। आप डाइनिंग रूम के पार उस सुंदर फूल वाले चेरी ट्री को देख सकते हैं। महिला तुरंत पीछे की खिड़की से फूलों वाले चेरी ट्री को देखती है और मुस्कुराती है। सेल्समैन जानता है कि मकान खरीदने के निर्णय में महिला ही सबसे अहम भूमिका निभाती है, इसलिए वह उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। वे किचन में जाते हैं और हैरी कहता है, ये किचन थोड़ा छोटा है और नलों की फिटिंग भी पुरानी दिखती है। सेल्समैन कहता है, हाँ ये सच है, लेकिन जब आप खाना बनाते समय खिड़की से बाहर देखते हैं तो आप पीछे के आंगन में उस सुंदर फूलों वाले चेरी ट्री को देख सकते हैं। इसके बाद वे बाकी मकान देखने के लिए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। हैरी कहता है, ये बेडरूम बहुत छोटे हैं और वॉलपेपर भी पुराने जमाने का है। सभी कमरों की दोबारा पुताई करानी होगी। सेल्सपर्सन कहता है, हाँ लेकिन गौर करें कि मास्टर बेडरूम से आपको फूलों वाले चेरी ट्री का कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। पूरा घर घूमने के बाद वह महिला फूलों वाले चेरी ट्री के बारे में इतनी रोमांचित है कि वह कोई दूसरी चीज देख ही नहीं सकती। खरीदने का निर्णय ले लिया जाता है। वे मकान खरीद लेते हैं क्योंकि सेल्समैन ने हॉट बटन को पहचान लिया है, फूलों वाला चेरी ट्री। आप जो भी प्रोडक्ट या सेवा बेचते हैं उसमें एक फूलों वाला चेरी ट्री होता है। आप जो भी प्रोडक्ट या सेवा बेचते हैं हर प्रोडक्ट में एक फूलों वाला चेरी ट्री होता है। आप जो बेच रहे हैं उसके लिए अगर यह असली प्रोस्पेक्ट है तो आपके प्रोडक्ट या सेवा में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसका आनंद प्रोस्पेक्ट सचमुच लेना चाहता है। यह एक लाभ प्रोस्पेक्ट सचमुच पाना चाहता है। सवाल पूछकर और सुनकर पता लगाएं कि यह कौन सा लाभ है। फिर ग्राहक को आश्वस्त करें कि अगर वह आपसे खरीदता है तो उसे वह लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कार्य अभ्यास 1. ग्राहक की उन आवश्यकताओं की सूची बनाएं जो आपके प्रोडक्ट से पूरी हो सकती हैं। इस सूची को ग्राहक के हिसाब से महत्व के क्रम में जमाएं। अपनी प्रोस्पेक्टिंग और बिक्री को इन्हीं आवश्यकताओं के इर्द गिर्द बनाएं। 2. अपने संतुष्ट ग्राहकों पर नियमित बाजार शोध करें। पता लगाएं कि आपके प्रोडक्ट में वह कौन सा एक लाभ था जिसकी वजह से उन्होंने किसी दूसरे के बजाय आपसे खरीदा। 3. उस सबसे महत्वपूर्ण लाभ का पता लगाएं जो आपके व्यावसायिक ग्राहक चाह रहे हैं और फिर बिक्री की हर बातचीत में उस लाभ की व्याख्या करने का तरीका खोजें। 4. आप जो बेच रहे हैं उसका इस्तेमाल करने से आपके प्रोस्पेक्ट को कौन से सबसे महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं या उसका इस्तेमाल न करने से कौन से सबसे महत्वपूर्ण नुकसान हो सकते हैं, बार बार उन पर जोर दें। 5. सफलता के लिए सही पोशाक पहनें। उचित व्यावसायिक पोशाक पर कोई अच्छी पुस्तक खरीद कर पढ़ें और फिर इसका अनुसरण करें ताकि आप ग्राहक से मिलते वक्त पूरी तरह पेशेवर दिखें। 6. खुले सिरे वाले सवालों की एक श्रृंखला तैयार करें जिनका इस्तेमाल आप बिक्री की बातचीत को नियंत्रित करने में कर सकते हैं और प्रोस्पेक्ट की सच्ची आवश्यकताओं को सामने लाएं। सवाल पूछकर और सुनकर स्पॉटलाइट उस पर केंद्रित रखें। 7. ग्राहक के साथ हर संपर्क में खुद को मित्र, सलाहकार और शिक्षक की भूमिका में लाएं। बेचने के बजाय मदद करने और सिखाने पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की मदद करके हम अपनी मदद करते हैं क्योंकि हम जो भी अच्छी चीज देते हैं वह वृत्त पूरा करके हमारी ओर लौटती है। फ्लोरा एडवर्ड्स। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।